नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 24 मई 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। तो पहले चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है, रेपो रेट में कमी करने के क्या प्रभाव हो सकते हैं? सस्ते ऋण की उपलब्धता। जी हाँ, बिल्कुल। जब रेपो रेट यानी कि जो आरबीआई है बैंकों को सस्ते दाम पर ऋण देंगी, तो बैंकें सस्ते दाम पर लोगों को ऋण देंगी, तो इससे सस्ते ऋण की उपलब्धता होती है। देखेंगे आगे कौन से विकल्प है। महंगे ऋण की उपलब्धता, जी नहीं, ये तो विपरीत बात होगी। इनमें से कोई नहीं, ए व बी दोनों। तो ए हमारा विकल्प सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, खूब चर्चा में रहे फोर्स मेज्योर का क्या अर्थ है? अर्थव्यवस्था में कमजोरी, जी नहीं। अप्रत्याशित स्थिति या घटना जिस पर मनुष्य का वश न हो, तो बिल्कुल बी विकल्प सही हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ कोविड से संबंधित बात कर रहे हैं और कोविड सिचुएशन को बार बार फोर्स मेजर कंडीशन जो है कह के इसकी संज्ञा दी जा रही है। तो जाहिर सी बात, फोर्स मेजर कोई कंडीशन ऐसी होती है जो अप्रत्याशित हो और उसको मनुष्य के वश में ना हो, तो फोर्स मेजर कहलाती है। सगौली की संधि जो 1816 में हुई थी, किन देशों की सीमा तय करती है? भारत और नेपाल की सीमा तय करती है। बी विकल्प सही हो जाता है। और चौथा क्वेश्चन है, ओसीआई कार्ड धारक को क्या लाभ है? इससे जीवन पर्यंत वीजा मिलता है, बिल्कुल सही। भारत में कितने भी समय के लिए निवास के दौरान एफआरआरओ में रजिस्ट्रेशन से मुक्ति मिलती है, बिल्कुल सही। कृषि भूमि, राजनीतिक व लोक रोजगार के अलावा सभी विषयों पर एनआरआई के समान अधिकार, ये बिल्कुल सही है। यानी कि सभी विकल्प सही होते हैं, डी ऑप्शन सही। और ओपन स्काई ट्रीटी किससे संबंधित है? इसको 50 वर्ड्स में आपको लिखना था, आशा करता हूँ आपने लिखा होगा। तो ओपन स्काई ट्रीटी क्या है चीज़ हमने बात की थी कल। ये ट्रीटी है जो कोल्ड वार शीत युद्ध के दौरान हुई थी। इसके दौरान क्या था कि जो भी देश इस पर हस्ताक्षर किया हुआ है, उस देश के ऊपर से किसी अन्य देश के वायुयान या विमान सर्विलांस के लिए जा सकता है, ताकि उससे यदि कोई संदिग्ध हथियार तो नहीं तैयार कर रहा है, न्यूक्लियर हथियार या फिर कोई संदिग्ध खतरनाक हथियार तो नहीं डिप्लॉय कर रहा है, तो इस सर्विलांस के लिए था। ये ओपन स्काई ट्रीटी थी। ये था हमारा कल के न्यूज पेपर संबंधित प्रश्न। अब हम चलेंगे आज के समाचार पत्र की तरफ। सबसे पहली न्यूज है, रेलवेज टू रन 2600 श्रमिक स्पेशल्स ओवर द नेक्स्ट 10 डेज। तो श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर अब 2600 कर दी जाएगी अगले 10 दिनों तक के लिए, ताकि सभी जो भी फंसे हुए माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो अपने नियत स्थान पर पहुंच जाएं। अगली न्यूज है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स को टेक ऑफ बाई मिड जून पुरी। तो जो हरदीप सिंह पुरी हैं, हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, ये भी एक जानकारी आपको जो है ऐड कर लेनी चाहिए। हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने बताया है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं, अगर स्थिति ठीक रही, कहने का मतलब जैसे हमने उम्मीद किया है, केसेस तो बढ़ेंगे लाजमी है, लेकिन अगर जो गति जो प्रोजेक्शन हमने किया उसके अनुरूप रहेगा, तो जून के मध्य से हम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि अब भाई अर्थव्यवस्था को दरकिनार करके बहुत दिन तक स्वास्थ्य संबंधी समस्या से नहीं लड़ा जा सकता है, तो ये हमको कोरोना के साथ एक अपनी नई लाइफ स्टाइल इवॉल्व करनी होगी। नो लेटअप इंटेंशंस अलॉन्ग एलएसी विथ चाइना। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के तरफ जो के पास जो भारत चीन में भी सीमा विवाद है इस समय, उसमें जो तनातनी है, उसमें भी कोई रिलैक्सेशन नहीं देखने को पाया जा रहा है। तो हम जैसे कि इसको कई दिन से डिस्कस कर रहे हैं, आप समझ ही रहे हैं क्या मामला है पूरा, कैसे पैंगोंग त्सो, गलवान घाटी और देमचोक इन संबंधित इलाकों पे मतलब भारत कहता है, भारत की पेट्रोलिंग करती है और उधर चाइना। तो यानी चूंकि स्पष्ट सीमा का निर्धारण नहीं हुआ है, इसलिए कन्फ्यूजन रहती है और हमेशा सीमा विवाद क्रिएट होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो हम सीखेंगे इस न्यूज़ से, कि यहाँ कौन कौन से संबंधित, जैसे जो स्थल विवाद में रहते हैं, कभी कभी प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं कि निम्न स्थल किन से संबंधित है। जैसे पैंगोंग त्सो एक झील है जो हिमालय पर्वत पर है, ये भारत और चीन दोनों के मध्य में है। कुछ क्षेत्र इसका अक्साई चीन भाग में आता है, तो इसलिए चीन भी इस पर क्लेम करता है, भारत में तो है ही है। गलवान घाटी जो है ये आपका लद्दाख अक्साई चीन क्षेत्र में आता है, लद्दाख से सटा हुआ है। देमचोक ये भी लद्दाख में क्षेत्र आता है। देमचोक, पैंगोंग त्सो, गलवान जो है घाटी, ये जो भी है आपका, ये भारत चीन सीमा विवाद से संबंधित, इसको आपको याद रखना है। आगे ये लोकल न्यूज़ है आपकी, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो पॉल्यूशन से संबंधित है। तो जो दिल्ली में हाई कोर्ट ने मतलब वो कहा है कि यहाँ पर जो है पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। जैसे कि देखे होंगे आपने, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी हद तक यमुना के प्रदूषण स्तर में सुधार आया है, लेकिन उसके बावजूद कुछ जो कमियाँ रही, जैसे कि मतलब वायु प्रदूषण है। दिल्ली में वायु प्रदूषण, दिल्ली में नहीं पूरे देश में, और खासकर दिल्ली तो बहुत ही बुरी तरह से दूषित है वायु से। तो इसके लिए कुछ सुझाव दिए गए थे, जैसे जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था स्मॉग टावर्स लगाने के लिए। स्मॉग टावर्स क्या होते हैं? स्मॉग दो शब्दों से मिलकर बना है, स्मोक और फॉग। स्मोक मतलब धुआं, फॉग मतलब कोहरा। जब धुआं
कोहरे में मिल जाता है तो काफ़ी घनी तरह से पूरे पर्यावरण में फैल जाता है और ध्वनि उसको वायु को प्रदूषित कर देता है। तो इसको समस्या से निजात पाने के लिए खूब ऊंचाई पर स्मोक टावर्स लगाए जाएंगे जो स्मोक को ऑब्जर्व कर लेंगे, धूल कणों को जो है वो ठंडा करके उनको प्रेसिपिटेट कर देंगे ताकि वो फ्रीली एग्जिस्ट ना करे एटमॉस्फेयर में, जिससे हमारा वायु प्रदूषित ना रहे। तो स्मोक टावर्स लगाने की बात कही थी, लेकिन जानते हैं आप लॉकडाउन हो गया है तो अभी न वर्कर्स मिलेंगे तो सारा काम अभी पर ठप हो गया है। आईआईटी बॉम्बे के साथ कोलैबोरेशन करके दिल्ली ने स्मोक टावर्स लगाने की पहल की थी, सोचा था, लेकिन अभी काम शुरू नहीं हो पाया है। सीवेज ट्रीटमेंट जो भी उनका किचन वेस्ट है या फिर 35% वेस्ट जो है दिल्ली का, वो बिना ट्रीट किए डायरेक्टली यमुना में या किसी नदियों में जाके जो है ड्रेन कर दिया जाता है। तो इससे भी समस्या थी, तो इसको भी अभी इस पर कोई निजात नहीं किया गया है। तो ये सब चीज़ें, और नॉइज़ पोल्यूशन का लिए कुछ मतलब नॉइज़ रिडक्शन इंस्ट्रूमेंट लगाने थे, वो भी नहीं लग पाए हैं। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन हो गया है, वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं और सारे प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन बंद थे। तो इसलिए चूँकि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सुधार तो हुआ है, लेकिन जो और अन्य मेजर्स लेने थे गवर्नमेंट को, उसमें काफ़ी डिले देखने को मिला है लॉकडाउन की वजह से। ये चीज़ बताई गई इसमें। अगली न्यूज है एनजीटी सीक्स रिपोर्ट ओवर प्ली ऑन इलीगल फैक्ट्रीज। तो जो इलीगल फैक्ट्रीज हैं उन पे एनजीटी ने जो है रिपोर्ट मांगी है कि भाई बताओ दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कि इलीगल फैक्ट्रीज है जो प्रदूषण के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है, इनकी रिपोर्ट दीजिए आप। तो एनजीटी क्या है, हमने कई बार डिस्कस किया है, फिर थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। ये एक बॉडी है जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को या इन्वायरमेंट की जो है इन्वायरमेंट हमारा साफ स्वच्छ सुथरा रहे उसके लिए ये जो है मामले सुनती है। जैसे कोई भी है तो कोई मामला है अगर पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण प्रदूषण या पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है तो उसकी सुनवाई ये करता है। एनजीटी एक्ट 2010 के तहत बना था। तो ये चीज़ हमको जान, अभी इसके वर्तमान में जो चेयरमैन है वो जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ए के गोयल हैं। ये है, इतना आपको जानने की आवश्यकता है संबंधित। अगली न्यूज है मोर एरिया अंडर कॉटन क्रॉप दिस सीजन। तो पंजाब हरियाणा ये सब जो क्षेत्र हैं अब इस वर्ष इनमें कॉटन क्रॉप ज़्यादा उगाई जाएगी। क्यों ये बदलाव देखने को मिला है? सामान्यतः ये वीट कल्टीवेटिंग जो है, ये लोग वीट को कल्टीवेशन यानी गेहूं की उत्पादकता में ज़्यादा मतलब करते हैं, गेहूं और धान। तो अभी धान का सीज़न है, लेकिन आप जानते हैं धान की रोपाई में एक लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, इसमें काफ़ी लेबर की आवश्यकता होती है। लेकिन माइग्रेशन हो रहा है कोविड-19 की वजह से, तो लेबर की उपलब्धता नहीं है। तो इसलिए जो धान के में उगाने वाले किसान हैं उन्होंने अब कॉटन सोचा कि भाई लेबर तो है नहीं, इससे बेहतर कॉटन ही कल्टीवेशन किया जाए, और गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है। तो एक क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड हो सकता है कि कॉटन कल्टीवेटिंग क्रॉप्स कौन से हैं। तो आपको मानचित्र में देखना है हमारा जो कॉटन कल्टीवेटिंग क्रॉप्स है, जो पश्चिमी क्षेत्र है, लगभग भारत का पश्चिमी क्षेत्र पूरा कॉटन कल्टीवेटिंग है। जैसे कि आप देख लेंगे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, और कर्नाटका का दक्षिण भाग, केरला, कुछ भाग तमिलनाडु का, तेलंगाना का। तो ये सब जो क्षेत्र है, खासकर काली मृदा यहाँ पर पाई जाती है, रेगुर मृदा, वहाँ पर कॉटन कल्टीवेशन और ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ आपको जानने की आवश्यकता है ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से। अगली न्यूज है आपकी कन्फ्यूजन प्रिवेल्स ऑन कर्नाटकाज बॉर्डर विथ महाराष्ट्र। तो कर्नाटका का बॉर्डर महाराष्ट्र से है, उससे थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो हम जानेंगे बेलगावी जिला है, उसको बेलगावी बोलते हैं। तो ये जिला जो है विवादित रहता है महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में। तो बेलगावी जिला वर्तमान में तो कर्नाटका के एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, लेकिन महाराष्ट्र कहता है ये हमारा अधिकार क्षेत्र है। तो बेलगावी विवाद अगर आता है, बेलगावी या बेलगाम विवाद, तो कैसे संबंधित है? महाराष्ट्र और कर्नाटका से। तो अभी जैसे जानते हैं कि तो भाई कर्नाटका कहेगा मेरा जिला है, महाराष्ट्र कहेगा हमारा जिला है, तो माइग्रेशन हो रहा है, तो टेस्टिंग कौन करेगा कौन नहीं करेगा। तो ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम से न्यूज़ फिलहाल हमसे मतलब ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या है बेलगाम विवाद आपको जानने की आवश्यकता है। ऑल बैकअप डाटा डिलीटेड स्प्रिंकलर। तो स्प्रिंकलर जो कि एक एजेंसी थी, हायर की गई थी केरला गवर्नमेंट के लिए कोविड-19 पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए, वहाँ पर डाटा प्राइवेसी इशू जो है रेज हुआ था। तो उसने कहा है कि हमने जो भी डाटा अभी तक कलेक्ट किया है सबको सब डिलीट कर दिया है। और एक दिन पहले न्यूज़ आई थी जो केरला गवर्नमेंट ने भी कहा था कि जो भी डाटा था हम सारा उसको हमने जो है एक क्लाउड में सीडिट यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ इमेजिंग टेक्नोलॉजी द्वारा संरक्षित किया गया है क्लाउड में, और उस स्प्रिंकलर के पास अभी कोई डाटा नहीं है। तो ये चीज़ बात की गई थी। स्प्रिंकलर विवाद अगर आता है तो आप समझ लीजिए केरला से संबंधित है। स्मॉलर फिल्म्स कैन आउट फॉर डायरेक्ट टू डिजिटल प्रीमियर। तो जैसे कि आप जानते हैं एक विवाद छिड़ चुका है और दक्षिण में तो काफ़ी और गंभीर हो चुका है। लॉकडाउन हो गया है, सिनेमा हॉल सारे बंद हैं, तो जो बॉलीवुड या टॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ हैं ये यहाँ से मूवी रिलीज़ करेंगे। तो ये अभी इन्होंने एक नया प्रचलन स्टार्ट कर दिया है, ओवर द टॉप
कर दिया, ओवर द टॉप मूवीज़ रिलीज कर रहे हैं। जैसे कि आपका प्लेटफॉर्म होता है अमेजोन होता है, नेटफ्लिक्स है, और जो है आपका एमएक्स प्लेयर है, जी टीवी है। तो ये सब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, इन पे लोग मूवी रिलीज करने लगे हैं, जो बॉलीवुड टॉलीवुड के जो हैं फिल्म मेकर्स हैं। तो जो एसोसिएशन है इनका, मतलब जो एसोसिएशन है सिनेमा हॉल्स का, उन्होंने विरोध जताया है कि अगर आप लोग इस पे मूवी रिलीज करने लगेगा तो जैसे लॉकडाउन खुलेगा हम आपकी एक मूवी भी नहीं दिखाएंगे। काफ़ी विरोध, और ये दक्षिण में तो बहुत स्ट्रिक्ट है। तो इसी में कहा गया है, तो जो दक्षिण का एसोसिएशन है आपका सिनेमा हॉल्स का, उन्होंने कहा है जो स्मॉल बजट की फिल्म है वो जो है रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि भाई उनका बजट स्मॉल बजट है, उनकी क्षमता उतनी नहीं है। तो अगर उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है तो उनका लॉस हो जाएगा अगर मूवी रिलीज नहीं करेंगे, तो उनको अलाउ किया है। तो ये थी न्यूज़ से संबंधित। अब अगली न्यूज है, डिटेल्स ऑफ 2.90 करोड़ जॉब सीकर्स एंड डार्कनेट। तो 2.9 करोड़ जॉब जो ढूंढने वाले व्यक्ति थे उनकी डिटेल डार्कनेट पे है। तो डार्कनेट क्या है हम जानेंगे। जैसे कि सामान्य नेट हमारा क्या होता है, जैसे आप google.com हो गया, और जो कॉमन वेबसाइट है जो आसानी से एक्सेस की जा सकती है, ये आपका कॉमन नेट हो गया। लेकिन डार्कनेट क्या है, यानी कि अंधेरे में नेट हो। अंधेरे का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट के रेगुलेशन में ना हो, गवर्नमेंट की जानकारी में ना हो, कॉमन पब्लिक के लिए खुला ना हो। तो इससे क्या होता है, इसको जो स्मगलर्स हैं या ट्रैफिकर्स हो गया, ड्रग ट्रैफिकर हो गया, या जो ये पॉर्न इंडस्ट्री है, जो भी चीज़ मतलब जो भी रेगुलेटेड है या फिर जो भी चीज़ें बैंड है, तो वो सारी चीज़ें डार्क नेट का प्रयोग करते हुए की जाती हैं। डार्क नेट क्या होता है, जैसे कि समझिए पर्सन ए है, पर्सन बी से इसको कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी है, तो वो एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफ़र कर देगा, ताकि उन दोनों के अलावा थर्ड पर्सन या कोई एजेंसी उसको एक्सेस नहीं कर सकती है। डार्क नेट का मतलब यही हुआ कि अनरेगुलेटेड पार्ट ऑफ नेट जो होता है उसे डार्क नेट कहते हैं। तो लगभग 2.9 करोड़ जो जॉब ढूंढने वाले लोग थे उनकी इंफॉर्मेशन डार्कनेट पे चली गई है। तो ये एक प्राइवेसी डाटा लीक की तरह है भाई, कि मतलब जैसे उनका उसमें जॉब, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, उनका जॉब एक्सपीरियंस, सारी चीज़ डिटेल्स उसमें रहेगी जो जॉब सीकर्स हैं, और वो डार्कनेट पे चली जाएगी, तो उसका मिसयूज हो सकता है, उसको जो है ये चीज़ कहा जा रहा है। मिजोरम गवर्नमेंट गिव्स इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट्स। तो जो स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है मिजोरम गवर्नमेंट ने। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरामथांगा, उन्होंने स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है मिजोरम में। अगली न्यूज है, प्रूफ ऑफ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन्स एफिकेसी विल बी अवेलेबल इन जुलाई। तो जैसे कि हम जानते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक दवा जो डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया था कि ये कोरोना से लड़ने में काफ़ी सहायक होगी, तो उसके बाद ये बहुत ही चर्चा में आई थी, बहुत कंट्रोवर्शियल दवा है। तो अभी हमारा ICMR जो है ये टेस्टिंग कर रहा है लगभग 2000 हेल्थ वर्कर्स पे, और उनको मॉनिटर कर रहा है, और उसके बाद जुलाई तक रिजल्ट बताएगा कि इसकी कितनी क्षमता है, कितनी इफिकेसी है, क्या ये बढ़िया है कि नहीं, रिलायबल है कि नहीं। तो इस पर टेस्टिंग करने के जारी है, जुलाई में रिजल्ट्स आएंगे। स्पेशल ट्रेन टू यूपी पुल्स इन एट ओडिशा स्टेशन। तो जो आपका क्या था कि महाराष्ट्र से एक ट्रेन चल रही थी, गोरखपुर से जाना था, लेकिन वो उड़ीसा होकर रास्ते गई थे, जो है मतलब वो न्यूज़ फैली कि जो है ट्रेन रास्ता भूल गई है, जबकि ऐसा नहीं था। जब ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि जो नॉर्मल ट्रैक था उसका महाराष्ट्र से गोरखपुर जाने वाला, वो काफ़ी बिजी था, तो ट्रैफिक बिजी होने के नाते उसे डाइवर्ट कर दिया दूसरे माध्यम से। ये ऐसा है, ये न्यूज़ थी। कोरोना फी एंड लिक्कर हेल्प्स दिल्ली फील्स इट्स कॉफर। तो जैसे कि जानते हैं कोरोना फी लगाई गई है लिक्कर, यानी कि शराब के विक्रय पर एक एक्स्ट्रा चार्ज लगाया गया है कोरोना फी। उससे दिल्ली में जो है काफ़ी मतलब सहायता मिली है, उनका जो खजाना है उसमें बढ़ा है। डेंगी जेई स्ट्राइक एट असम बैटल्स कोविड-19। तो असम जैसे कि कोविड-19 की समस्या जूझ रहा है, उसके साथ साथ ही डेंगू और जापानीज इंसेफेलाइटिस भी हो गया है। तो डेंगू क्या है, एक जो है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जो डेंगू वायरस जो है कैरी करती है, तो एक वायरल डिजीज़ है। और जापानीज इंसेफेलाइटिस ये भी एक वायरल डिजीज़ है। तो ये चीज़ आपको जानने की आवश्यकता है। अगली न्यूज है, चाइना सजेस्ट शिफ्ट इन BRI अप्रोच एमिड डेट कंसर्न्स। चाइना ने जो अपना उसका चाइना का सिग्नेचर प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि एंशियंट टाइम्स में चाइना से एक रेशम मार्ग होकर जाता था, जिससे रेशम व्यापार पूरे विश्व भर में होता था, और ये बहुत ही बड़ा आर्थिक मतलब चाइना की आर्थिक उन्नति का बहुत बड़ा कारण था रेशम मार्ग। तो अभी जो चाइना की गवर्नमेंट है उसने प्लान किया कि हम इस रेशम मार्ग को रिवाइव करेंगे, और जो है ट्रांसपोर्ट लिंक जो है पूरे विश्व भर में डेवलप करेंगे, ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स को एक एक कोने तक पहुंचा सकें और अपनी आर्थिक मजबूती और बेहतर कर सकें। तो ये उनका था बेल्ट एंड रोड
इनिशिएटिव, BRI से बोलते हैं। तो इसके तहत उन्होंने क्या किया है कि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स बनवाई हैं और जो है सीवेज बनवाए हैं, ताकि मतलब सारे विश्व में उनकी कनेक्टिविटी हो सके और ट्रेड को बूस्ट कर सके। तो वो क्या करते हैं, सारी कंट्रीज को, जो भी कंट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको लोन देते हैं, उनके यहाँ उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अभी लगभग देखें तो $380 बिलियन तक जो है लोन दे चुके हैं। $380 बिलियन बहुत बड़ा लोन होता है विश्व में। तो अभी समस्या ये है, जैसे कोविड-19 है, आप भी जानते हैं कि सारे देशों का पैसा स्वास्थ्य संबंधी इसमें खर्च हो जा रहा है। तो समस्या है, चिंता है चाइना को कि भाई जो हम डेट दे रहे हैं वो लौट पाएगा हमारा कि नहीं। तो इस चिंता की वजह से अब उसने कहा है कि जो BRI प्रोजेक्ट्स होंगे हम उस पर थोड़ा लिमिटेशन लगाएंगे। पहले की खुले मन से जो बोलो दिल खोल कर सारे प्रोजेक्ट सबको बांट देते थे, लोन एकदम खुले मन से बांटते थे, लेकिन अब उन्हें चिंता हो रही है कि हमारे पैसा वापस आएंगे नहीं आ पाएंगे। तो वही बोल रहे हैं कि अब हम क्वालिटी पर इशू करेंगे, यानी कि केवल वही प्रोजेक्ट जो है करेंगे जो इंपॉर्टेंट हो, जो नेसेसरी हो, यानी कि उसको सीमित करने की बात की जा रही है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है आपको जानना है, और इंडिया इसमें नहीं ज्वाइन किया है। इंडिया क्यों नहीं ज्वाइन किया, इसके कई कारण है। एक सबसे प्रमुख कारण तो ये है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत एक सड़क बना रही है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC, जो कि हमारा पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से जाता है। तो ये भारत की संप्रभुता पर चोट है। जब भारत कह रहा है स्पष्ट रूप से कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का क्षेत्र है, तो आप क्यों बिना भारत से परमिशन लिए इसमें बना रहे हैं। तो ये एक प्रमुख कारण है कि चाइना के BRI प्रोजेक्ट में क्यों इंडिया नहीं शामिल है। अगली न्यूज है, लैटिन अमेरिका इज द न्यू एपिसेंटर WHO। तो WHO ने बताया है कि जो लैटिन अमेरिका है वो इस बीमारी का नया केंद्र बिंदु हो गया है। लैटिन अमेरिका कौन से देश होते हैं, लैटिन अमेरिका देश आपके हैं जो देखिए उत्तरी अमेरिका के निचले भाग में छोटे छोटे जो द्वीपीय देश है उनको, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के सारे देशों को मिलाकर लैटिन अमेरिका कहा जाता है। और लैटिन अमेरिका में ब्राज़ील में अभी तक 3,30,000 केसेस हो चुके हैं, 21,000 मौत हो चुकी है कोविड-19 से। तो WHO बता रहा है अभी नया केंद्र के रूप में उभरा है ये। 2 सर्वाइवर्स 97 डेथ्स आफ्टर पाक प्लेन क्रैश। तो पाकिस्तान में जैसे कि आप जानते हैं प्लेन क्रैश हुआ था कल, उसमें 99 लोग बैठे थे, जिसमें 2 लोग बचे हैं, 97 लोगों की डेथ हो चुकी है और ब्लैक बॉक्स फाउंड कर लिया गया है। तो ब्लैक बॉक्स क्या है चीज़ हमको जानने की आवश्यकता है। ब्लैक बॉक्स एक रिकॉर्डर की जैसा होता है, टेप रिकॉर्डर की जैसा होता है, जो एक बहुत सेफ्टी डिवाइस है, बहुत अच्छे से रखा जाता है कि अगर प्लेन क्रैश भी हो जाए तो वो ना उस पर डैमेज ना हो। ये क्या करता है, फ्लाइट का डाटा रिकॉर्ड करता है, साथ ही कॉकपिट में यानी कि जो भी लोग बैठे हैं वहाँ पे जो भी आवाज़ें हैं उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग होती है। तो अगर कोई प्लेन क्रैश होता है, प्लेन एक्सीडेंट होता है, तो जैसे वो ब्लैक बॉक्स जो है खोजा जाता है सबसे पहले, और उस ब्लैक बॉक्स में सारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं जिससे पता चल जाता है क्या कारण थे। तो काफ़ी इससे हेल्पफुल होता है। चाइना कुड सेट अप इंटेलिजेंस एजेंसी इन हांगकांग। तो हांगकांग आप समझ रहे हैं कि वो डेमोक्रेसी को ज़्यादा लव करता है, 1 नेशन 2 सिस्टम के तहत चाइना से जुड़ा हुआ है। तो जो है चाइना अपना पूरा कंट्रोल हांगकांग पे नहीं कर पाता है। तो अभी हमने बात की थी कि वो एक नया बिल लाने वाला है, नया विधेयक प्रस्तावित कर रहा है। तो इससे संभावना ये भी जताई जा रही है कि इंटेलिजेंस एजेंसी एक जो हांगकांग में सेट कर सकता है, जो खुफिया विभाग, ताकि उसको कंट्रोल कर सके। US होल्ड टॉक्स ऑन कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट। तो USA ने न्यूक्लियर टेस्ट, परमाणु परीक्षण करने की बात के लिए एक मीटिंग की थी। हालांकि अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया उस मीटिंग में, कोई चीज़ स्पष्ट संकेत नहीं मिले। लास्ट टाइम USA ने 1992 में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। तो अब न्यूक्लियर टेस्ट से वो संकेत देना चाह रहा है चाइना और रसिया को, स्ट्रिक्ट की जो है आप लोग जो है मतलब एक स्ट्रिक्ट मैसेज देना चाह रहा है USA। लेकिन इससे चिंता भी जताई जा रही है कि आर्म्स रेस जो है स्टार्ट हो सकती है और इसका परिणाम बुरा हो सकता है। अगली न्यूज है, टारगेटेड एंड टफ कंट्रोल मेजर्स हेल्प श्रीलंका अरेस्ट वायरस स्प्रेड। तो श्रीलंका के जो एक ऑफिशियल हैं वो बता रहे हैं कैसे श्रीलंका ने कोविड-19 से कंटेन करने में काफ़ी सफलता पाई। तो श्रीलंका का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप्ड है। तो देखिए क्या क्या उससे बेनिफिट रहे हैं। पहली बात है, एक आइलैंड कंट्री है तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी कम है, तो लोगों का संक्रमण होने की संभावना कम थोड़ा हो जाती है। और श्रीलंका में केसेस लेट आए और वहाँ पर टेस्टिंग उन्होंने अच्छे से की, तो ये सब चीज़ें उनको हेल्प की काफ़ी। अगली न्यूज है, एक्सटेंड लोन्स विदाउट फियर ऑफ 3 C's। फाइनेंस मिनिस्टर जो वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं वो कह रही हैं बिना 3 C's के डर के लोन को बांटो, आप लोगों तक लोन को पहुंचाओ, बैंकों को उन्होंने गाइडलाइन दिया। तो कौन से 3 C की बात की है, CBI, CBC और कैग, इन तीनों के बिना डर के बारे में। CBI क्या है, CBC क्या है और कैग क्या है, इन चीज़ों को आपको देखना है। आज ये आपका होमवर्क है, अगर कोई डाउट होती है आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है।
अगली न्यूज आपकी है, ये साइंस टेक से संबंधित, इसकी एक अलग वीडियो बनेगी। अगली जो एक न्यूज़ है आपकी, बाइसिकल गर्ल ज्योति टर्न्स डाउन ऑफर फ्रॉम साइकिलिंग फेडरेशन टू फोकस ऑन स्टडीज। तो जैसे कि एक न्यूज़ वायरल हुई है, ज्योति जो बिहार की रहने वाली है, उसने कैसे अपने पिता को अपने कैरियर पे बिठा के, साइकिलिंग कैरियर बिठा के 1300 किलोमीटर की यात्रा लगभग तय की है। तो उसको जो साइकिलिंग फेडरेशन है जो दिल्ली से, उसको ऑफर आया कि आप आओ ट्रायल दो और हम आपको साइकिलिंग स्पोर्ट्स में वो करेंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि अभी हमें स्टडी करना है। तो एक ये न्यूज़ थी। न्यू प्लांट स्पीसीज फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स। तो पश्चिमी घाट में 3 प्लांट की स्पीसीज पाई गई है। कौन कौन सी? यूजेनिया स्पाइरोकार्पा, गुनेथैलमस सेरिकस और मेमाइसाइल्वन नर्वसम। तो इनको नाम आपको नहीं याद करना है, लेकिन आपको ध्यान देना है जो पश्चिमी घाट है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन है। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना था। ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। इससे संबंधित हम प्रश्नों की ओर चलेंगे। तो इससे संबंधित प्रश्न हमारे, निम्न में से कौन क्षेत्र भारत चीन सीमा विवाद से संबंधित हैं? गलवान घाटी, पंगोंग त्सो, डेमचुक या उपर्युक्त सभी? निम्न में से कौन सा कपास उत्पादन क्षेत्र नहीं है? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश? बेलगाम या बेलगावी क्षेत्र विवाद किसके मध्य है? भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल, महाराष्ट्र कर्नाटक, उड़ीसा पश्चिम बंगाल? अगला प्रश्न है, डार्क नेट क्या है? इनको 30 वर्ड्स में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो ये था आज हमारा 24 मई 2020 का न्यूज़पेपर डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।